सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि बजट। तो बजट के अंदर किन किन सेक्टर को इसके बेनिफिट हो सकता है और उन सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, ताकि बजट आने तक, यानी कि बजट कब आने वाला है, 1 फेब को बजट होने वाला है। तो बजट आने से पहले इन सारे कंपनीज के अंदर बड़ी रैली, एक बड़ी तेज़ी हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 का जब बजट हमें आया था, उस बजट आने से पहले जिन सेक्टर के ऊपर फोकस करने वाला था गवर्नमेंट के द्वारा, जिस सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला था, वो सेक्टर के अंदर, उस स्टॉक्स के अंदर बड़ी रैली हमें बजट आने से पहले ही नज़र आ रही थी। तो करेंटली बजट फाइनेंशियल ईयर 2025 जो आने वाला है अगले महीने, तो अगले महीने तक जो दिन हमें बचा हुआ है, करेंटली आप पकड़ सकते हैं ऑलमोस्ट हमें 8 से 9 दिन बचा हुआ है। तो इस दिन बड़ी रैली, बड़ी तेजी इन सभी कंपनीज के अंदर नज़र आ सकती है। तो कौन कौन से सेक्टर से और कौन कौन से स्टॉक से एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो पहले मेन सेक्टर क्या है, जैसे कि आपको बताए हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर दोस्तों क्या है, रेलवेज के अंदर फोकस करने वाले हैं, रोड्स के अंदर फोकस करने वाले हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस करने वाले हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है। और मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर, रेलवे के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है डिफेंस। यस दोस्तों, डिफेंस सेगमेंट के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत अच्छा का इन्वेस्टमेंट इस साल भी नज़र आ सकता है। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो बजट आने वाला है, उस बजट के अंदर कब आने वाला है, 1 फेब 2024 को बजट आने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस बजट के अंदर हमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा ये बजट हमें अनाउंसमेंट किया जाएगा, इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट पास आउट होगा। आपको पता है जैसे जैसे सेक्टर के नाम दोस्तों ये लेंगे, जैसे जैसे कंपनीज के नाम ये लेंगे, वैसे वैसे लगातार हमें उन सेक्टर के अंदर, उन सारी कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो अगर हम लोग बजट आने से पहले ही अगर उन सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर बाइंग करेंगे, तो बजट आने तक इन कंपनीज के अंदर अच्छी खासी रैली आएगा एंड लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को दे सकता है। ऐसी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर है रेलवे। तो रेलवे सेक्टर के अंदर देखोगे तो कई सारी कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें पहले से ही नजर आ रही है। जैसे कि हर एक वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करते ही है, पहली कंपनी का नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी क्या करता है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, यही कंपनी का बिजनेस है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो तेजी हमें नजर आई है ना, ये बजट की ही वजह से लगातार तेजी नजर आ रही। तो सेकंड कंपनी का नाम आप ये देख सकते हो RVNL। तो RVNL की अगर बात की जाए, जितने सारे गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हैं वो इसी कंपनी को दिए जाते हैं, जैसे कि रोड के अंदर या फिर मेट्रोस की रिगार्डिंग, या फिर कोई ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन करना है उस रिगार्डिंग, या फिर कोई ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग करना है उस रिगार्डिंग, ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें RVNL कंपनी को दिया जाता है। उसके साथ साथ अगली कंपनी जिसका नाम है IRCTC। तो IRCTC की अगर बात की जाए तो जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें 7,000 से लेके 8,000 जो ट्रेन लाने वाले हैं, नए जो ट्रेन लाने वाले हैं ना, वो ऑपरेट कौन करेगा दोस्तों, ये ट्रेन बनने के बाद बेनिफिट किसको होगा, IRFC को होगा, RVNL को होगा। लेकिन ये ट्रेन बनने के बाद ऑपरेट कौन करेगा, IRCTC ऑपरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी का बिजनेस तो एक्सपांड होगा ही होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और रेवेन्यूज भी बढ़ेगा, जिस वजह से ये भी कंपनी को इसके बेनिफिट नजर आ सकते। उसके साथ साथ नेक्स्ट कंपनी का नाम आप ये देख सकते हो, एरकॉन इंटरनेशनल। तो एरकॉन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो जब से कंपनी आई है तब से अगर आप देखोगे अभी तो लगातार कंपनी के अंदर तेजी आई है। ये भी किसका रिएक्शन है, ये रिएक्शन है बजट 2025। उसके साथ साथ अगली कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि रेलटेल। 440 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और जब से आए हैं 260% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और लगातार लाइफ टाइम वाला है, हर एक दिन कंपनी हमें क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो बजट आने तक तो कंपनीज के अंदर अच्छी खासी रैली आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो प्लान है आने वाले फ्यूचर में रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाले हैं। इनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक क्या होने वाला है, जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो आपको पता होगा कि जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करेंगे उनका नंबर ऑफ पीपल्स भी बढ़ेंगे, राइट, नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे उनके लिए बहुत सारे ट्रेन चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए
तो फाइनेंशियल ईयर 2027 आने से पहले ही ये बहुत अच्छा खासा कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। ट्रेन्स की भी बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाएंगे। जो ट्रेन की पटरी है वो भी बहुत अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो जिस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर बजट 2025 के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रेलवेज के अंदर आ सकता है। उसके साथ साथ अगला सेक्टर आप देख सकते हो डिफेंस। यस दोस्तों, रेलवेज के बाद बहुत बड़ा जो बजट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिफेंस सेगमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा पहले इंडिया क्या करता था, बाहर से कोई भी जो मशीनरी होता है या फिर जो डिफेंस रिगार्डिंग जो भी मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो बाहर से कंट्रीज से इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता था। इंडिया बिल्कुल भी ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था। लेकिन करेंटली आपको पता होगा बहुत सारी कंपनीज इंडिया के ही अंदर अभी बाहर से अलग अलग कंट्रीज इंडिया को अप्रोच कर रही है इक्विपमेंट्स रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कहाँ पहले इंडिया था और कहाँ अभी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए दूसरे कंट्री से बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर डिफेंस सेक्टर कंपनीज के अंदर लगातार मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो कौन कौन से कंपनियों को बेनिफिट होगा, देखिएगा जो भी सेक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, हर एक सेक्टर के अंदर एक एक दो कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। जो भी आपको कंपनी पसंद है वो उसके अंदर निवेश करना एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। तो सबसे पहले कंपनी है जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि 3000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी ने 430% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अगली कंपनी है जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जिसका नाम है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। 1730 रुपए के आसपास ये भी कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 350% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। उसके साथ साथ अगली कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड की अगर बात की तो ये भी कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट हमें 880 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 232% तक का रिटर्न बना के दे चुका है और लगातार कंपनीज के अंदर हमें तेजी नजर आ रही है। उसके साथ साथ अगली कंपनी का नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये भी कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी को सबमरीन्स रिगार्डिंग बहुत अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्डर हमें लगातार दोस्तों दिए जाते हैं, मेंटेनेंस रिगार्डिंग भी और रिपेयर रिगार्डिंग भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर 1300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है और लगातार कंपनी के अंदर तेजी नजर आ रही है। उसके बाद अगली कंपनी का प्राइस देख सकते हो 190 रुपये के आसपास है। मैक्सिमम के अंदर ये कंपनी ने 87,000% तक का रिटर्न बना के दे चुका है, एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और हम लोग बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, डिफेंस सेगमेंट के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट दोस्तों हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जितने सारे कंपनीज के बारे में हमने अभी नाम आपके साथ शेयर किया, उन कंपनीज को एनालिसिस करना, स्टडी करना और जो भी कंपनी आपको पसंद आए ना, उनमें से 100% कोई ना कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको ये कंपनी दे सके। अभी हम बात करने वाले हैं अगले सेक्टर के बारे में, अगले कंपनीज के बारे में। ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की तो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत बड़ा बजट अनाउंसमेंट हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक क्या होने वाला है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 50% से भी ज़्यादा का जो पावर जनरेशन होगा ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। यानी कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा गवर्नमेंट अगर प्लान लेके चल रहा है, एक अच्छा खासा शेड्यूल लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बजट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा धमाका हो सकता है। तो रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की जाए तो एक बहुत अच्छी खासी कंपनी है, टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है और फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो 350 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। एक तो पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी से भी बिलोंग करता है, सोलर से भी काम करता है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी अच्छे खासा काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ईवी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो सकता है बजट्स के अंदर, जिसके अंदर टाटा मोटर्स कंपनी बहुत अच्छा खासा चर्चे में रह सकती है, टाटा पावर भी कंपनी बहुत अच्छा खासा चर्चे में रह सकती है। उसके साथ साथ मारुति सुजुकी है, उसके साथ साथ और बहुत सारे कंपनीज है। तो अगली कंपनी की अगर बात की जाए तो इरेडा, तो इरेडा की अगर बात की तो ये कंपनी ये कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से तो बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से तो बिलोंग करता है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को ये कंपनी क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो इरेडा कंपनी भी बहुत अच्छे खासा चर्चे में रह सकती है और इस कंपनी के अंदर भी बड़ी रैली नजर आ सकती है। तो अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि 1430 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 450% तक का रिटर्न ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। हम लोग बात करें केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए
तो ये कंपनी बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है, सोलर रिगार्डिंग कंपनी का काम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे सोलर एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, उन हर एक सेगमेंट को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो बेसिकली इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी दोस्तों सेक्टर पकड़ सकते हो, ईवी के अंदर भी बजट का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जितने सारे सेक्टर्स के बारे में हमने बात की, जितने सारे स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, उन हर एक कंपनी के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर एक एक स्टॉक अच्छा कंपनी चूज करना और अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यूएबल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।